अमेरिका की गलत नीतियों के कारण दुनिया जब युद्ध की विभीषिका झेल रही है, बारूदी शोले इंसानी बस्तियों को कर रहे हैं लाल, ऐसे समय में भारत ने उठाई है शांति की मशाल। भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया से कहा कि भारत युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का समर्थक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ठोककर जितना ही दबाने की कोशिश की, दुनिया के देशों का झुकाव उतनी ही तेजी से भारत की ओर बढ़ता चला गया। आखिर क्यों दुनिया का भारत की ओर हो रहा है झुकाव? क्यों ट्रंप खाए हुए हैं ताव? देखिए इस रिपोर्ट में। भारत आज की दुनिया में ग्लोबल साउथ की सबसे मजबूत आवाज बन चुका है। भारत का असर सिलिकॉन वैली से लेकर खाड़ी देशों में है, जहां भारतीय प्रवासी समुदाय मजबूती से जमा हुआ है और अपना योगदान दे रहा है। वैश्विक परिदृश्य में भारत का उदय अब कोई अनुमान नहीं है। ये आने वाले दशक का सबसे अहम आर्थिक और भू राजनीतिक बदलाव होने वाला है। आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2027 में भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अप्रैल के अनुमान में 2026-27 के लिए ये दर 6.5% बताई है। लेकिन भारत की असली कहानी जीडीपी के आंकड़ों से कहीं आगे की है। भारत अब ग्लोबल साउथ की एक केंद्रीय आवाज बन गया है। भारत एक ऐसा देश है जो कि नैरोबी, अबू धाबी या जकार्ता में अपनी विश्वसनीयता खोए बिना वॉशिंगटन और ब्रसेल्स से भी खुलकर बात कर सकता है। अभी अफ्रीका, खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवा उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र और सुरक्षा सहयोग के लिए पसंदीदा साझेदार बन गया है। दुनिया जब अलग अलग गुटों में बट रही है तो भारत ऐसे किरदार के तौर पर उभरा है जो इन गुटों के बीच पुल का काम कर सकता है। उन्होंने भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बताया जो दुनिया का झुकाव बदल रहा है। भारत की तरफ झुकती दुनिया के इन बदलावों को महसूस किया जा सकता है। अब्राहम ने बताया कि भारत आज एक निर्णायक और आकार देने वाली शक्ति के रूप में हर जगह मौजूद है। सिलिकॉन वैली के बोर्ड रूप में भारतीय मूल के अधिकारी भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं भारतवंशी नेता ब्रिटिश राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र है जहां भारतीय पेशेवर ही पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। ये प्रसन्नता का बात है कि हमारी संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अपेक्षा के अनुरूप राष्ट्रहित में कार्य किया है तथा जन सामान्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। अंत्योदय की इसी दृष्टि के साथ आधुनिक विकास का समन्वय करके भारत विश्व समुदाय के सम्मुख विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लेकर जन कल्याण की सुविधाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के प्रयास हमारी राष्ट्रीय प्रगति को अतुलनीय विस्तार देते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हुए हमारे देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने देश के विकास और देशवासियों के जीवन को संबल प्रदान किया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ गहन राजनीतिक चिंतन की स्वस्थ परंपरा विकसित की है। आने वाली कालखंड में जो विभिन्न लोकतंत्रों और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो भारतीय लोकतंत्र और संविधान का विवरण स्वर्णाक्षर में किया जाएगा। आप सभी सदस्यगण हमारे संविधान और लोकतंत्र की इस गौरवशाली परंपरा के संभावक भी है, निर्माता भी है और साक्षी भी है। मुझे विश्वास है कि हमारी संसद के दिशा निर्देश में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को अवश्य सिद्ध किया जाएगा। भारत की असली ताकत क्या है, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इजरायली एक्सपर्ट ने भारत की ताकत के पीछे उसके प्रवासी समुदाय को बेहद अहम बताया। इसके साथ ही इजरायल को इससे सीख लेने की सलाह भी दी है। एलिजर अब्राहम ने कहा कि लगभग 3.5 करोड़ की विशाल संख्या वाला भारतीय समुदाय दुनिया की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक व्यवस्थाओं में हर जगह फैला हुआ है।
उन्होंने बताया कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोग देश के टेक्नोलॉजी और इनोवेशन क्षेत्र के केंद्र में हैं। खाड़ी देशों में भारतीयों की मौजूदगी और भी गहरी है। निर्माण श्रमिक से लेकर छोटे कारोबारी और बड़े अधिकारी तक लाखों भारतीय यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान और बहरीन की आर्थिक रीढ़ बने हुए हैं। वे भारत और अरब देशों के बीच पुल का काम करते हैं। ये विश्वास का ऐसा मानवीय गलियारा है जिसकी जगह कोई व्यापार समझौता नहीं ले सकता। प्यारे देशवासियों, आज के दिन यानी 25 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए हमारे वयस्क नागरिक उत्साहपूर्वक मतदान करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि मताधिकार के प्रयोग से राजनीतिक शिक्षा सुनिश्चित होती है। हमारे मतदाता बाबा साहेब की सोच के अनुरूप अपनी राजनीतिक जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी हमारे गणतंत्र का एक शक्तिशाली आयाम है। महिलाओं का सक्रिय और समर्थ होना देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों से अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 57 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें महिलाओं के खाते लगभग 56% है। हमारी बहनें और बेटियां परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं देश के समग्र विकास में सक्रिय योगदान दे रही है। 10 करोड़ से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े बहनें विकास की नई परिभाषा लिख रही हैं। महिलाएं खेत खलिहानों से लेकर अंतरिक्ष तक, स्वरोजगार से लेकर सेनाओं तक अपनी प्रभावी पहचान बना रहे हैं। खेल कूद के क्षेत्र में हमारी बेटियों ने विश्व स्तर पर नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। पिछले वर्ष नवंबर में भारत की बेटियों ने आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप और उसके बाद ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतकर स्वर्णिम इतिहास रचा है। पिछले ही वर्ष चेस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत की ही 2 बेटियों के बीच खेला गया। ये उदाहरण खेल जगत में हमारी बेटियों के वर्चस्व का प्रमाण है। ऐसी बेटियों पर देशवासियों को गर्व है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला जन प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 40% है। महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण को नई ऊंचाई देने वाले नारी शक्ति बंधन अधिनियम से महिलाओं के नेतृत्व द्वारा विकास की सोच को अभूतपूर्व शक्ति मिलेगी। विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। उनके बढ़ते हुए योगदान से हमारा देश महिला पुरुष समानता पर आधारित समावेशी गणतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। समावेशी सोच के साथ वंचित वर्गों के कल्याण और विकास के लिए अनेक योजनाओं को कार्य रूप दिया जा रहा है। भारत का उदय केवल भू राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। दिवाली अब न्यूयॉर्क से लेकर मेलबर्न तक अपनी रोशनी बिखेरती है। होली भी अब उन शहरों में मनाई जाने लगी है जिनका कभी भारतीय उपमहाद्वीप से कोई संबंध नहीं था। भारतीय खान पान अब वैश्विक शहरी जीवन का अंग बन चुके हैं। भारतीय फिल्में और संगीत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। इजराइल के लिए क्यों जरूरी है भारत, लगे हाथ इसे भी समझ लेते हैं। अब्राहम ने इजराइल को भारतीय प्रवासी समुदाय की ताकत को गंभीरता से लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने भारतीय प्रवासी समुदाय के रणनीतिक महत्व को या भारत के वैश्विक उदय के पैमाने को पूरी तरह से नहीं पहचाना है। उन्होंने समझाया कि भारत इजराइल के लिए कैसे भारत की आर्थिक प्रगति इजराइल को पैमाने और स्थिरता का एक दुर्लभ मेल प्रदान करती है। कैसे भारत का डिजिटल बुनियादी ढांचा एक वैश्विक मॉडल बन गया है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। असल में इजरायली साइबर सुरक्षा, एआई और डेटा गवर्नेंस विशेषज्ञता को भारत के डिजिटल पैमाने से जोड़ने पर ऐसे मंच तैयार होंगे जिनका प्रभाव दुनिया भर में होगा। भारतीय प्रवासी समुदाय अमेरिका, ब्रिटेन, खाड़ी और अफ्रीका में गहराई से जुड़ा है।
भारतीय समुदाय के सहयोग के साथ से इजराइल को किसी एक देश तक ही नहीं बल्कि वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच हासिल होगी। इस मामले में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या विचार हैं? आइए जानते हैं। हम चिप से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे। शिप बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी, स्टील और पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में हम एमओयू कर रहे हैं। भारत के मध्यम अवधि के भविष्य के आसार उज्जवल हैं और व्यापार, कृषि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित कई क्षेत्रों में अवसरों से भरे हुए हैं। साथ ही संरचनात्मक सुधारों की संभावना और बढ़ती ऊर्जा मांग भी इसमें योगदान दे रही है। भारत विकास के लिए तैयार है और अपने युवा एवं गतिशील कार्यबल के साथ वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को आकार देने के लिए अच्छी स्थिति में है। इस वर्ष हमने देखा कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए नाम मात्र जीडीपी के मामले में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब से भारत की राष्ट्रीय जीडीपी में प्रतिवर्ष 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह मार्केट्स एंड मार्केट्स का नवीनतम अनुमान है, जिसके अनुसार भारत 2032 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश की एक ऐसी ही बहुत बड़ी उपलब्धि से करते हैं। साथियों, भारत ने विज्ञान को हमेशा देश की प्रगति से जोड़कर देखा है। इसी सोच के साथ हमारे वैज्ञानिक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके प्रयासों से यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहा है। इससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, एनर्जी सेक्टर को, हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। खेती किसानी से लेकर आधुनिक इनोवेटर्स को भी भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ने बहुत मदद की है। साथियों, कुछ ही दिन पहले हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने एक और बड़ी उपलब्धि से भारत का गौरव बढ़ाया है। तमिलनाडु के कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। दरअसल क्रिटिकलिटी वह स्टेज है जिसमें रिएक्टर पहली बार सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में सफलता हासिल करता है। इस स्टेज का मतलब है रिएक्टर का ऑपरेशन फेज में पहुंचना। भारत की न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है और बड़ी बात यह भी कि परमाणु रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। साथियों, इसे ब्रीडर रिएक्टर क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी एक वजह है। एक ऐसा सिस्टम है जो ऊर्जा के उत्पादन के साथ साथ भविष्य के लिए नया ईंधन भी खुद ही तैयार करता है। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर यूरेनियम सौंपने के लिए पूरा जोर लगाए पड़े हैं, तो भारत के तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। इसका मतलब है कि अब यह रिएक्टर संचालन के चरण में प्रवेश कर चुका है। दुनिया में एक और जहां युद्ध की विभीषिका झेल रहा है, ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया कि आज युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध की शांति की पूरी दुनिया को जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये बात हाल फिलहाल में कही हो। प्रधानमंत्री लंबे अरसे से इस एक ही बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि भारत युद्ध का नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध का समर्थन करता है। इसका भी जिक्र उन्होंने अपने मन की बात में किया है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में किया है। आइए आपको सुनवाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध का जीवन संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया है कि शांति हमारे भीतर से शुरू होती है। उन्होंने बताया है कि स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय होती है। आज दुनिया जिस तरह के तनावों और संघर्षों से गुजर रही है, ऐसे समय में बुद्ध के विचार और भी अहम हो गए हैं। साथियों, दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। लद्दाख में जन्मे ड्रपपोन ओजेर
रिनपोचे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। यह संस्था ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। वाकई यह देखकर गर्व होता है, भारत की प्राचीन धारा दुनिया तक पहुंच रही है। दूर दराज के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। साथियों, बौद्ध परंपरा हमें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान एक वृक्ष के नीचे मिला था। प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कर्नाटका में कर्मा मोनेस्ट्री इसका अच्छा उदाहरण है। यह मठ एक जीवंत वन क्षेत्र है जो 100 एकड़ में फैला है। इस वन में 700 से अधिक देसी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। साथियों, बुद्ध का संदेश सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज भी प्रासंगिक है और भविष्य के लिए भी जरूरी है। बुद्ध पूर्णिमा का यह अवसर प्रेरणा देता है। हम अपने जीवन में शांति बढ़ाएं, करुणा अपनाएं और संतुलन के साथ आगे बढ़ें। भारत ने हाल ही में इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और देश की पवन ऊर्जा क्षमता 56 गीगावाट से अधिक हो गई है, जिससे भारत दुनिया के अग्रणी 4 देशों में शामिल हो गया है। यही ताकत भारत को आगे भी बढ़ा रही है और आज पवन ऊर्जा देश के विकास की नई कहानी लिख रहा है, जिसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि आज वह एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहते हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना जीवन एक पल भी संभव नहीं है। यह शक्ति है पवन ऊर्जा। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले 1 साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है। साथियों, आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में 4थे स्थान पर है। यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है, यह हमारे युवाओं का परिश्रम है, यह देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि ये तो देश के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है और 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ सकता है। ये ईवाई के विश्लेषण के अनुसार है, जिसमें कहा गया है कि बड़ी युवा आबादी और अपेक्षाकृत कम ऋण भार सहित कई संरचनात्मक लाभ तीव्र विकास को समर्थन दे सकते हैं। S&P ग्लोबल के विश्लेषकों का अनुमान है कि बदलाव 2030-31 में होगा, जिसमें कि 6.7% की वार्षिक वृद्धि दर मानी गई है, जो मोटे तौर पर भारत के वर्तमान प्रदर्शन के अनुरूप है। S&P ग्लोबल के विश्लेषक अभिषेक तोमर ने भारत के जनसांख्यिकीय लाभों के साथ साथ AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में भी मौजूदा अवसरों का हवाला दिया है। एक आशावादी परिदृश्य में जिसे डेलॉयट के विश्लेषक अपना आधार मानते हैं, भारत के इस वित्तीय वर्ष में 6.7 से लेकर 6.9% और 2026 में 6.5 से लेकर 6.9% की वृद्धि दर रहने की उम्मीद है। भारत की मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक बुनियादी सिद्धांत, जनसांख्यिकीय लाभ, शहरीकरण, बढ़ता पूंजी बाजार और संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना कुछ मुख्य कारक हैं, जो सतत विकास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जितना ही दबाने की कोशिश की, भारत उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि आज भारत के प्रधानमंत्री जब भी कुछ बोलते हैं तो उसे दुनिया गौर से सुनती है। कभी भारत हथियारों का एक बड़ा खरीदार हुआ करता था, मगर आज दुनिया के तमाम देश उसके हथियार खरीद रहे हैं। भारत सरकार की रणनीतिकारों के अदम्य साहस और अभूतपूर्व वैश्विक रणनीतिक कौशल के चलते ऐसा संभव हो सका है। ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं जब लोग अमेरिका की जगह भारत से दोस्ती करना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया न्यूज। इसके साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।